नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने खुद को सीएम पद की रेस से अलग करते हुए ये कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सीएम पद की रेस में आगे हैं। बता दें, दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने की जो भविष्यवाणियां हो रही है उससे शरद पवार डर गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही हार मान ली है और घुटने टेकते हुए यह कह दिया है कि वो तो अब लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ ही शरद पवार ने यह भी कहा है कि मेरी जो कोशिश है वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की है ताकि 2024 में सब एक साथ आ सके। तो वहीं देखने को मिला था कि जब कर्नाटका में कांग्रेस के सिद्धारमैया सीएम पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब यहां पर तमाम विपक्षी नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन यहां पर कई सारे नेता मौजूद ही नहीं थे, यानी कि वो आए नहीं थे। और कुछ नेता ऐसे भी रहे विपक्ष के जिनको कि इनवाइट ही नहीं किया गया था, जिसको लेकर के कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये कैसी विपक्ष की एकजुटता है जहां पर एकजुटता दिखाई ही नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी लगातार इस कवायद में लगे हुए हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को एक साथ लाया जा सके, एक मंच पर लाया जा सके, जिसको लेकर के वो तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने तो सीधे ये कह दिया है कि एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार आने वाली है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। यानी कि उन्होंने ये भविष्यवाणी के तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से तो यही है कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है 2024 में। यानी कि जो विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश में पूरी तरीके से पानी फिर जाने वाला है। बता दें कि शरद पवार ने सोमवार को यह कहा कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पीएम बनने की रेस में हूं ही नहीं, क्योंकि मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि विपक्ष को एक ऐसी लीडरशिप मिले जो कि देश की भलाई के लिए काम करे। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी कि 2 मई को शरद पवार ने अपने एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। शरद पवार ने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद देखने को मिला कि उन्होंने फिर से ये ऐलान वापस ले लिया और एक बार फिर से एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। यानी कि जहां उन्होंने बोला था कि वो एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपने ही बयान को पलट दिया, अपने द्वारा किए गए ऐलान को पलट दिया। तो ऐसे में जो वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है या फिर लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि शरद पवार बार बार अपने ही बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल इसी बात को लेकर के जो कर्नाटका में सीन देखने को मिला कि कैसे ममता बनर्जी को इनवाइट किया गया, अखिलेश यादव को इनवाइट किया गया, लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना रखी थी। तो ऐसे में बहुत सवाल उठे थे। बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अभी विपक्ष को काफी कुछ और भी ज्यादा करने की आवश्यकता है। दरअसल सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में विपक्षी एकता का मेगा शो देखने को मिला था। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया था। इस पर उन्होंने सवाल उठाए थे कि क्या विपक्षी एकता का केवल यही संकेत है कि बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री
मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा कि विपक्षी एकता के लिए इस तरीके के मेगा शो के ज्यादा कई और चीजों की भी आवश्यकता है। एक दूसरे का मन पढ़ने के लिए बैठकें होना भी जरूरी है। इसके अलावा एक सामान्य एजेंडा को लेकर बात करना और पक्षपात पूर्ण हितों का बलिदान विपक्ष की एकता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं। इसकी झलक कर्नाटका में 20 मई को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी देखने को मिली थी। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण के बाद मंच पर विपक्षी एकता का प्रदर्शन भी किया। समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले कई दलों के नेताओं को न्योता भेजा था। इसके बावजूद कई सारे नेता तो उपस्थित ही नहीं हुए थे और उनमें से भी अगर बात हम मायावती की करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, केसीआर की बात करें या फिर केरला के सीएम की बात करें तो तमाम ऐसे लोग थे जिनको की इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि ये कैसी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। तो वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपना ही दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस विपक्षी एकता के बीच में अध्यादेश का मुद्दा रख दिया है और उनका कहना है कि अगर अध्यादेश को लेकर के तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होते हैं और अध्यादेश को संसद में हरा देते हैं और इस बिल को पास होने से रोक देते हैं तो ये विपक्षी एकता का सबूत होगा और ये लोगों के पास मैसेज जाएगा कि हम 2024 के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इससे हम बीजेपी को हरा सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की बात करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इतनी ज्यादा असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से देश में ऐसा पहली बार होगा कि जनता के द्वारा चुना गया एक सीएम जेल जाएगा और 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 8 से 9 साल के लिए भी वो जेल जा सकता है। तो इस तरीके की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए सुनने को मिल रही है। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं उनकी माने तो उनके हिसाब से 2024 की जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाली है। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। तो वहीं अगर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश भी कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है कहीं ना कहीं पीएम चेहरे को लेकर के ही होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, उन्हें हमेशा से ही एक लीडर के तौर पर देखती है। तो वहीं इन्हीं लीडर को लेकर के ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व करेंगे तो इससे बीजेपी को और भी ज्यादा आसानी होगी और ये बीजेपी की ही जीत को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी की लीडरशिप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो मोदी सरनेम में मानहानि मामले को लेकर के उनको सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग ही मुसीबत है। तो वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि विपक्ष को वो एकजुट करें, लेकिन वहीं उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो तमाम नेताओं को एकजुट कर रहे हैं ताकि 2024 में ये नेता उनका साथ दे और वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सके। इसी के साथ ही तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन क्या विपक्ष इन बातों को लेकर के सहमत होगी? क्योंकि आपसी रजामंदी इन विपक्ष के नेताओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो विपक्ष में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।